Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Dr. Hadi here and welcome to Medical Globe. आज बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर है और लेक्चर का नाम है ब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग या ब्लॉटिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही के अंदर ही एक टॉपिक है और आज हम उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़, ब्लॉटिंग का मतलब क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग का मकसद या मतलब ये है कि हमें पता चल जाए कि किसी जानदार के डीएनए में या किसी जानदार के जीनोम में हम अपनी मर्जी के डीएनए के सेगमेंट को पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए और आरएनए फ्रैगमेंट्स। देखें असल में मसला है क्या चीज़। देखो, जब भी आप किसी जानदार का डीएनए निकालते हैं, लेट्स सपोज ये कोई सेल है, ये है कोई सेल। अच्छा, इस सेल के अंदर आपके पास डीएनए है। चलो ये डीएनए है। जब आप इस डीएनए को बाहर निकालोगे तो इस डीएनए के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं। ये एक टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, 4, 5, 6 मुख्तलिफ किस्म के फ्रैगमेंट्स हैं। और ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स हैं। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको एक एंजाइम जो है वो उसको तोड़ देते हैं। तो अब सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो डीएनए है आपका, ये जो आपका डीएनए है, ये आंख से हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो जब आप इस डीएनए को नहीं देख सकेंगे तो इसके अंदर जो फ्रैगमेंट्स है उसको कैसे देख सकोगे और उसको पहचानोगे कैसे? क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ये जो डीएनए के अंदर जितने भी टुकड़े हैं, हर टुकड़ा अपने लिए एक पहचान रखता है। तो जो चीज़, जो डीएनए पूरा का पूरा हमें नजर ही नहीं आता, वहां पर हम अपनी मर्जी का एक टुकड़ा कैसे पहचानेंगे? How we will identify that specific fragment? और बायोटेक्नोलॉजी में हमने यही तो करना है कि हमें अपनी मर्जी का टुकड़ा मिल जाए। बहुत सारे टुकड़ों में से कोई एक स्पेसिफिक टुकड़ा हम आइडेंटिफाई कर सके। तो इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए कि हम डीएनए में या आरएनए में या इवन प्रोटीन में हम किसी फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक का नाम है न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग। और सिंपली अगर आप ब्लॉटिंग कहेंगे तो उसमें डीएनए और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों आएंगे। अदरवाइज इसकी फिर 3-4 किस्में आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं अभी मिटाऊं तो डेफिनेशन तो आपका हो गया। एक है साउथर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग। दूसरा है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। थर्ड जो है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और एक है डॉट ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग 4 तरह के हैं। ब्लॉटिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊं कि असल में ब्लॉटिंग का मतलब है क्या चीज़, वो आपको ड्यूरिंग इसके डिटेल में जाते हुए, खासकर जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको ब्लॉट का मतलब भी बताएंगे। ओवरऑल आपको प्रोसेस समझ आ गया है कि इसका मतलब, मकसद क्या है। अगर आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, तो फिर इसके लिए साउथर्न ब्लॉटिंग यूज होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। और अगर आप आरएनए के फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर नॉर्दर्न आएगा।
और अगर आप प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, प्रोटीन को, तो फिर उसके लिए है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और अगर आप डीएनए और आरएनए दोनों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या है, डॉट ब्लॉटिंग टेक्निक्स है। हम लोग एक पे फोकस करेंगे, वो है साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। इस पे हम आज फोकस करेंगे और यही हम आपको तफसील से बताएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग से। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले डीएनए को हम उठाएंगे। डीएनए को, ये रहा हमारे पास एक डीएनए, और चलो भाई इसको हम लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चले आपकी आसानी के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हम लोगों ने ले लिया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये किसी भी जानदार का हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इंसान, किसी भी जानदार का डीएनए हो सकता है, और जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या इसमें हमारी मर्जी का वो डीएनए फ्रेगमेंट है या नहीं है, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, इंसान का भी, कुछ भी हो सकता है। अब आपने करना क्या है, इस डीएनए को आपने तोड़ देना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसके लिए हम एक एंजाइम यूज करेंगे। उस एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस पे काफ़ी डिस्कशन की है, इस एंजाइम के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये कमाल का एंजाइम है, इसीलिए कमाल का एंजाइम है क्योंकि जब ये एंजाइम इस पर काम करेगा तो ये इस डीएनए को मुख्तलिफ टुकड़ों में जाके काट देगा, स्पेसिफिकली एक मखसूस जगह पे काट देगा। इस तरह नहीं है कि ये इस एंजाइम ने आज इस डीएनए को कहीं और पे कटवाया, अगले दिन जब आपने फिर इस एंजाइम को यूज किया तो उसने कहीं और पे नहीं। इसको आप जब भी यूज करोगे इस एंजाइम को, ये बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, लेकिन एक खास एंजाइम डीएनए के अंदर जो भी फ्रेगमेंट्स बनाएगा वो स्पेसिफिक होंगे, वो खास होंगे। अच्छा जनाब, तो उसके बाद क्या होगा, इस एंजाइम के बाद हमारे पास टुकड़े आएंगे इस तरह से, ठीक है, फ्रेगमेंट्स आएंगे। इनमें से कुछ छोटे होंगे तो कुछ जो है वो बड़े होंगे। ये आपके पास फ्रेगमेंट्स है, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स आ गए हमारे पास। अब देखो, ये तो अंदर ऐसा चल रहा है, लेकिन हमें अपनी आंखों से ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। हो सकता है इसमें हमारी मर्जी का फ्रेगमेंट में जो, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। अच्छा, जब आपने ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको डीनेचर करोगे, ठीक है। डीनेचर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूज़ करेंगे एक अल्कली को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है एक किस्म का अल्कलाइन एजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे तो ये उसको डीनेचर कर देगा। यानी ये डबल स्ट्रैंड से इसको सिंगल स्ट्रैंड पे कर देगा। ये लाजमी है, इसको सिंगल स्ट्रैंड करना होगा, ठीक है, वरना बाद में आपके लिए आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो ठीक है जनाब, ये हमने इसको कर दिया भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए, ठीक है। अलग होने के बाद हम क्या करेंगे, अलग होने के बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम एक ट्रे लेते हैं, हमारे पास एक ट्रे आएगा, ठीक है, एक ट्रे आएगा। इस ट्रे के अंदर हम क्या करेंगे, इस ट्रे के अंदर हम इन फ्रेगमेंट्स को ऐड कर देंगे।
जब आप इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे ऐड करोगे, लेट सपोज यहाँ पर आपने इन फ्रेगमेंट्स को ऐड कर दिया, चले भाई ये सारे आपने इधर इसके बीच में डाल दिए, ठीक है, बड़े दरमियाना छोटे सारे टुकड़े इधर मौजूद है, सही है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ट्रे है। इस ट्रे के एक साइड पर हम करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब एक साइड पर हम नेगेटिव करंट अप्लाई करेंगे, दूसरे साइड पर हम पॉजिटिव करंट अप्लाई करेंगे। न्यूक्लिक एसिड पे जो है ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। जब न्यूक्लिक एसिड पे चार्ज है तो इन रॉड्स के ऊपर भी तो चार्ज है। अब क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर हम कहें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है न्यूक्लिक एसिड, तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेंगे। दैट इज बिकॉज न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है फॉस्फेट है और फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये जो मोमेंट है बड़ा स्पेशल है। क्यों, वो कैसे? जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा है, तो वो बहुत ज़्यादा फासला करके तय करके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ज़्यादा फासला तय करके आ जाएंगे, ठीक है। और जो दरमियाना टुकड़े हैं वो मतलब इस सेंटर से यहाँ से थोड़ा सा फासला तय करके जो दरमियाना टुकड़े हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो बहुत हैवी टुकड़े हैं, लंबे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो थोड़ा सा फासला तय करेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, मतलब सेंटर से बहुत ज़्यादा फासला तय करेंगे, क्योंकि छोटे टुकड़ों पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वजह से बड़े तेज़ी से मूव करेंगे, उनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे आप छोटे बंदे को आप खींचते तो कितना आसान खींचना होता है, बड़े मोटे बंदे को खींचना कितना मुश्किल होगा। तो जो छोटे छोटे वज़न वाले टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव पोल की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, दरमियाना यहाँ पर आएंगे। और यानी कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ वज़न वाले टुकड़े एक दूसरे से अलग हो जाएंगे अपने वज़न के हिसाब से। कुछ यहाँ पैटर्न बनेंगे, कुछ यहाँ पर बनेंगे, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास बेंड्स आएंगे। लेकिन याद रखें ये जो जेल का, क्योंकि इधर जेल पड़ा होगा, इस ट्रे के अंदर जेल पड़ा होगा, ये जो जेल है यहाँ पर हमारे पास टुकड़े तो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मसला ये है कि अभी भी हम उसको देख नहीं सकते। सबसे बड़ा मसला है कि हम उसको देख नहीं सकते। अब क्या होगा, इस जेल को हमने ट्रांसफ़र करना है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, एक और कागज़ नमा, जैसे नायलॉन का पेपर है, नायलॉन, ठीक है, या नाइट्रोसेलुलोज पेपर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पेपर है, क्या नाम है उसका या तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं नायलॉन का पेपर, या फिर नाइट्रोसेलुलोज का पेपर, नाइट्रोसेलुलोज। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, छोटे छोटे पेपर होते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जेल के ऊपर जो नक्शा बना हुआ है उसको आपने ट्रांसफर करना है इस पेपर के ऊपर। द ट्रांसफर ऑफ द फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द जेल ऑन टू द नायलॉन पेपर इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। सो आप लोग लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ द DNA, द न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द जेल ऑन टू द नायलॉन पेपर इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। ऐसे ब्लॉट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नायलॉन पर आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब आप इस पर ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र करने का अपना तरीका भी है, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। लेट सपोज कि आपने ये अपने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ये आ गए भाई, वो जो टुकड़े थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के टुकड़े हमारे पास पड़े हुए हैं, सेलुलोज पर आ चुके हैं, ये टुकड़े सारे के सारे DNA के टुकड़े आ चुके हैं, ब्लॉट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा मसला ये है, हम अपनी मर्ज़ी का फ्रेगमेंट देखना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रा गौर से देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से मौजूद DNA के सीक्वेंसेस है, पहले से मौजूद DNA के सीक्वेंस पहले से हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, वो ऐसे कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इस तरह के हमारे पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर DNA का एक टुकड़ा है, अब दूसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, बहुत सारे टुकड़े हैं।
मज़े की बात यह है कि हर टुकड़े का सीक्वेंस पहले से हमें मालूम है। मिसाल अगर मैं यहाँ से एक टुकड़ा उठाऊं तो उस पर लिखा हुआ है GCCA। मिसाल ये एक टुकड़ा है और हमें पता है कि इसमें GCCA का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कलेक्शन है वो पहले से आइडेंटिफाइड है और ये हमारे पास पड़े हुए लैब में, ठीक है। इनके अंदर हम लोगों ने एक कार्बन यूज़ किया हुआ है, रेडियो एक्टिव कार्बन हमें यूज़ किया हुआ है, फ्लोरेसेंस, ठीक है, मैंने को बनाया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोब्स। क्या नाम है? प्रोब्स। अब ये जो इस तरह बहुत सारे प्रोब्स हमारे पास हैं, ये जो प्रोब्स हैं इनको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मज़े की बात तो ये देखो, अगर ये डीएनए के टुकड़े हैं तो ज़ाहिर इनके पास भी तो कोई सेगमेंट होगा। लेट्स सपोज इनमें से कोई एक टुकड़ा ऐसा है जिसका सीक्वेंस है GCCA। लेट्स सपोज इसमें से एक टुकड़ा है जिसका सीक्वेंस है GCCA, उसका सीक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस अननोन, नामालूम सेगमेंट्स में हमारी मर्जी का सीक्वेंस है या नहीं है, यानी ये GCCA वाला सीक्वेंस है या नहीं है। अगर है तो चलो भाई किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। पहले से मौजूद आइडेंटिफाइड सेगमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है, मतलब जैसे लाइट भी आप इमिट कर सकते, जो लाइट इमिट कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम लोग लाएंगे क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। और ये भी मैंने बताया था, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये आपने इसको डीनेचर किया था पहले से। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब्स हैं ये आपके पास बहुत सारे हैं। तो जो प्रोब अपना अपोजिट सीक्वेंस फाइंड करेगा, ओके, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक प्रोब ऐसा भी है जिस पर C लगा हुआ है, फिर G और A विथ T, ये आ गया भाई। देखिए ये कंप्लीमेंट कौन सा है, हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के अपोजिट कंप्लीमेंट है, यानी डीएनए के अंदर G हमेशा C के साथ मिला हुआ है, C हमेशा G के साथ मिला हुआ है, C G के साथ, A T के साथ। ये हमें पता है कि डीएनए के अंदर A हमेशा T के साथ बाइंड होता है जब डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड है, और G हमेशा C के साथ बाइंड हुआ है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसका कॉम्प्लीमेंट इनमें होना चाहिए। सपोज इतने सारे आपके पास प्रोब्स है, उनमें से कोई एक प्रोब ऐसा है जो कि जाकर इनके साथ मैच करेगा। लेट्स सपोज ये जो प्रोब है CGGT, ये जो प्रोब है, आपने बहुत सारे प्रोब इधर उधर डाल दिए, आपने प्रोब्स ऐड कर दिए भाई, प्रोब्स आपने ऐड कर दिए। उनमें से एक प्रोब जो है उसको मौका मिल जाता है, वो देख लेता है कि यार ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला, जैसे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, GCCA लिखा हुआ है और इसके ऊपर खुद क्या है, CGGT लिखा हुआ है। तो ये आकर इसके सामने इस तरह से इसके साथ मिल जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर आप और भी प्रोब्स ऐड करेंगे तो हो सकता है उन प्रोब्स को अपना कोई पार्टनर मिल जाए तो वो भी इसके साथ मिल जाए। हम अपनी आसानी के लिए ये देखते हैं कि इनमें से आपने जितने प्रोब्स डाल दी उनमें से एक प्रोब जो है वो जाकर वहाँ पर ऐड हो गया। बाकी जो प्रोब्स है उसको वॉश करेंगे, लिक्विड से वॉश करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोब्स जो हैं ये वॉश आउट हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। सो एक प्रोब इस वक्त उसके साथ अटैच हो चुका है, हाइब्रिडाइज हो चुका है। इसके लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करेंगे क्या, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज हो गया भाई, ये हो गया भाई आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पर मसला क्या है, अभी भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है या नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सरे से काम लेंगे, एक्सरे इससे पास करेंगे। तो एक्सरे से पास करने के बाद हमें बिल्कुल यहाँ पर विजिबल बैंड्स नज़र आएगा, इस तरह से एक विजिबल बैंड नज़र आएगा। क्या नाम है इसका, विजिबल
बेंड। ये एक्सरे के बाद, एक्सरे जब यही कागज़ को जब आप एक्सरे के साथ एक्सपोज करोगे तो एक्सरे के बाद उस जगह पर आंख से एक पट्टी नजर आएगी, जो इस बात का सबूत है कि एक प्रोब जो है वो यहां पर इसके साथ अटैच हो गया है। तो बेंड का नजर आना हमारे लिए एक हिंट है कि यस, इस डीएनए फ्रेगमेंट में हमारे पास कोई ऐसा फ्रेगमेंट आ ही गया जिसका सीक्वेंस GCCA है, क्योंकि जो प्रोब्स हमने बनाए थे, प्रोब का सीक्वेंस तो हमें मालूम है ना। तो जो प्रोब यहां पर बेंड बनाया, इसका मतलब यह है कि इन अननोन फ्रेगमेंट्स में कोई ऐसा फ्रेगमेंट जरूर था जिसका सीक्वेंस GCCA है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोब था, प्रोब हमारे पास पहले से मालूम था कि वो था CGGT हमें मालूम था, और इसने जाकर मिला किसके साथ, ये GCCA के साथ मिला। और हम खुद से ये इसको एनालाइज करेंगे, खुद से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जब CGGT किसी टुकड़े के साथ बाइंड हुआ है तो वो टुकड़ा जरूर GCCA होगा। इसका मतलब ये है कि आखिरकार हमें पता चल ही गया कि इन फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट है GCCA वाला, वो मौजूद है। ओके हो गया है, और हमने इसको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया डिजायर्ड डीएनए का। अगर आप इसके अंदर प्रोब ऐड कर देते और ऐड करने के बाद, एक्सरे करने के बाद आपको कोई बेंड नजर नहीं आता, तो इससे आप लोग ये कंक्लूड करते कि कोई भी प्रोब इसके साथ अटैच नहीं हुआ है, यानी जो सीक्वेंस आपने पहले से बनाया था वो इसमें नहीं, मौजूद नहीं है। तो फिर आप ट्राई करोगे, आप दूसरा प्रोब ट्राई करोगे, थर्ड प्रोब ट्राई करोगे, इस तरह मुख्तलिफ प्रोब्स ट्राई करके आपको जो है आखिरकार रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो बेंड आपको नजर आया, ये है आपका काम हो गया। आपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए ब्लॉटिंग टेक्निक आपने कर दिया। लास्ट में आपको ये बताता चलूं कि वो टेक्निक क्या है, कि मतलब किस तरह यहाँ ये बहुत है, किस तरह आप जेल को ट्रांसफ़र करते हैं नायलॉन के ऊपर। वैसे टेक्निक आपका टॉपिक हो गया, आप लोग फारिग हैं, लेकिन इसके लिए भी एक तरीक़ाकार है कि भाई किस तरह से जो है। इससे पहले कि मैं आपको टेक्निक बताऊं, थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ, रिवाइज कर दूँ आप लोगों के लिए, समरी बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग का मतलब ये है कि आप किसी जानदार के डीएनए में से जो फ्रैगमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये उसका डेफिनेशन था। इसके लिए हम क्या करते थे कि उसी जानदार का डीएनए निकालेंगे, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये जो टुकड़े हैं इनको डीनेचर कर देंगे ताकि ये सिंगल स्ट्रैंड हो जाए। सिंगल स्ट्रैंड इसलिए हो जाएगी ताकि बाद में इसके साथ प्रोब अटैच हो जाए, वरना अगर ये डबल स्ट्रैंडेड था तो डबल स्ट्रैंड के साथ प्रोब अटैच ही नहीं होगा। दैट्स वाई। तो डीजेनरेशन के बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करंट की मदद से उन टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करेंगे। छोटे वाले टुकड़े बहुत ज़्यादा पोल की करीब आएंगे, दरमियाने टुकड़े यहाँ पर, और वजनी टुकड़े सेंटर से थोड़ा सा फासले पर जाएंगे। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम बिल्कुल एक नायलॉन पेपर के ऊपर रख देंगे, ब्लॉट कर देंगे। पेपर पर रखने के बाद हम उसके ऊपर प्रोब्स छिड़क देंगे। उनमें से प्रोब जो है अगर वो मौजूद है, अगर वो सीक्वेंस मौजूद है, तो वो जाकर उस सेगमेंट के साथ अटैच हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। हाइब्रिडाइज होने के बाद इसका एक्सरे लेंगे, तो ये हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था। ये एक्सरे लेने के बाद ये हमें इस तरह एक पट्टी की शक्ल में नज़र आएगा। आपको ये नज़र नहीं आएगा GCCA, ये आपको नज़र नहीं आएगा, आपको एक पट्टी नज़र आएगी। उस पट्टी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यस, ये जो प्रोब हमने यूज़ किया था CGGT, इसका अपोजिट यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से अच्छा, अब हम आते हैं कि वो कौन सा तरीक़ाकार है, किस तरह से द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द जेल इज़ ट्रांसफर्ड, या ब्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो आप इसको ये भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग के मैकेनिज्म में हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बल्कि इसके लिए फिर से हमारे पास एक ट्रे हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर हमारे पास एक किस्म का लिक्विड है, और उस लिक्विड का नाम क्या है, बफर।
ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड एज बफर। ये है भाई, इसके अंदर हम कोई ब्लॉक रखते हैं, कोई सपोर्ट रख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए सपोर्ट। ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक सपोर्ट रखा। अब ये मोस्टली शीशा होता है, ग्लास, ये ग्लास का सपोर्ट है, ठीक है, आपने इधर रख दिया। अच्छा, इसके अंदर आपने रखा। अब क्या करेंगे कि इस के ऊपर हम लोग ब्लॉटिंग पेपर रख देंगे। ये रहा आपका ब्लॉटिंग पेपर। यहाँ से पेपर रख लेंगे, पेपर, और ये पानी के अंदर इस तरह डूब जाएंगे, ठीक है। ये आपका ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कैपिलरी एक्शन के जरिए, भाई आप एक कागज़ पर छोटा सा पानी का कतरा डाल दें तो वो पानी कतरा कागज़ के ऊपर किस तरह से फैलता हुआ आपको नज़र आएगा, या कपड़े के ऊपर। तो ये पानी इस कागज़ की मदद से जो है ये कैपिलरी के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर इसको ऊपर कोई चीज़ मिल जाए तो आप क्या करो, आपने इधर जो जेल आपने रखा हुआ है वो जेल अब आप इस कागज़ के ऊपर रखो। ये जो है इसके ऊपर आप जेल रखो। ये आपने लाया भाई, ये जो आपने जेल है, ये जेल आपने इधर रखा, ठीक है। और जेल के ऊपर डीएनए के जो टुकड़े हैं वो बड़े उसी सीक्वेंस के उसी पड़े हुए हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब क्या होगा कि इस जेल के ऊपर आपने क्या रखना है, आपने नायलॉन पेपर आपने रखना है। जैसे मैंने बताया नायलॉन पेपर, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पेपर, ये अब आपने यहाँ पर आपने रखना है, ठीक है। ये आपका नायलॉन पेपर हो गया, नायलॉन पेपर हो गया। और नायलॉन पेपर के बाद आप उसके ऊपर फिर से एक ब्लॉटिंग पेपर, फिर से एक और ब्लॉटिंग पेपर रख दिए। तो जेल मैंने सुर्ख कर दिए थे, फिर से आप इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रख लें। ये इसके ऊपर भी आप ब्लॉटिंग पेपर रख दें और इसके ऊपर कोई वजन रख दें, ठीक है, लोड रख दें, ठीक है, इसके ऊपर रख लें। अब क्या होगा कि ये जो वाटर है, ये जो बफर है, ये बफर यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे कैपिलरी एक्शन के जरिए। तो ये जो लिक्विड जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से जो जेल के ऊपर, ये जो जेल की पट्टी है, जेल के ऊपर जो सीक्वेंस है, ये उस सीक्वेंस को कागज़ के ऊपर, क्योंकि ये कौन सा कागज़ है, दिस इज आवर ब्लॉटिंग पेपर, दिस इज आवर ब्लॉटिंग पेपर, नायलॉन, सॉरी दिस इज नायलॉन, नॉट ब्लॉटिंग, दिस इज नायलॉन। ये जो नायलॉन है, इस नायलॉन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और दैट इज व्हाट वी कॉल इट ब्लॉटिंग। ये इस तरह से ब्लॉट होगा। अच्छा, उसके बाद जब ये शिफ्ट हो जाएगा फिर आपने वही करना है जो मैंने आपको बता दिया। इस टेक्निक का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप जू ब्लॉटिंग, जू मतलब एनिमल्स, आप देखते हैं कि इंसान के अंदर उस इंसान के अंदर जो जीन है उसको आप कंपेयर करें किसी दूसरे जानवर के साथ। लेट्स सपोज आप देखते हैं कि भाई मेंढक के अंदर जो जीन है क्या वो इंसान के अंदर भी है या नहीं है, तो आप कंपैरिजन करते हैं। या इंसान, मेंढक और मछली के अंदर कौन कौन से जीन कॉमन है, मतलब ऐसे कौन से जीन है जो इंसान में भी है, मेंढक के अंदर भी है और मछली के अंदर भी है। तो उसके लिए भी आप ये ब्लॉटिंग कर सकते हैं, जू ब्लॉटिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी दो जानदारों के दरमियान आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से इन दोनों के दरमियान कॉमन जीन्स है या नहीं है। तो इसके साथ ही ब्लॉटिंग टेक्निक ख़त्म हुआ। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।